जिन योद्धाओं के नाम से पूरी दुनिया कांपती थी, उन्हें आज अपनी पहचान छिपाकर दूसरों की चाकरी करनी पड़ रही है। गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम पांडवों के उस सबसे कठिन और रोमांचक समय की बात करेंगे, जिसे हम अज्ञातवास के नाम से जानते हैं। अर्जुन जैसा धुरंधर अब नृत्य सिखा रहा है, भीम रसोइया बन गया है और चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर दरबारी बनकर राजा का मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन असली संकट तब आया जब राजा विराट के साले और महाबली सेनापति कीचक की बुरी नज़र द्रौपदी पर पड़ी। क्या पांडव अपनी पहचान बचा पाए और कैसे अंत कर द्रौपदी के अपमान का बदला लिया? जानते हैं साहस और रणनीति की यह रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी अज्ञातवास। युधिष्ठिर ने गेरुए वस्त्र पहने और सन्यासी का भेष धर लिया। अर्जुन के तो शरीर में ही नपुंसक के से परिवर्तन हो गए और सबने भी अपना अपना भेष इस प्रकार बदल लिया कि कोई उन्हें पहचान न सके। किंतु शक्ल सूरत के बदल जाने पर भी क्षत्रियों की सी स्वाभाविक कांति और तेज भला कहाँ छिप सकता था? राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका ही विचार हुआ कि ये मन में शंका हुई तो, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त कर लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन रसोइयों का मुखिया बनकर रह गया। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंस्र जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन बृहन्नला के नाम से रनिवास की स्त्रियों को, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखलाने लगा। उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में बहुत चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। सहदेव गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थीं, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरा करने के हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हुई रनिवास में श्रेयरंध्री का काम करने लगी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसका कहा मानते थे। कीचक को अपने बल और प्रभाव का बड़ा घमंड था। ऊपर से राजा विराट ने भी उसे सिर चढ़ा रखा था। इस कारण उसकी बुद्धि फिर गई थी। इधर जब से द्रौपदी पर उसकी नज़र पड़ी, उसके मन की वासना और प्रबल हो उठी। उसने सोचा, आखिर दासी ही तो है, इसे सहज ही मैं राजी कर लिया जा सकता है। इस विचार से कीचक ने कई बार सती द्रौपदी के साथ छेड़छाड़ करने की चेष्टा की। कीचक की इन हरकतों से द्रौपदी बड़ी कुंठित हो उठी।
संकोच के मारे रानी सुदेशना से भी कुछ न कह सकी। हाँ, उसने इतनी बात अवश्य फैला रखी थी कि मेरे पति गंधर्व हैं, जो भी मुझे बुरी नज़र से देखने या छेड़ने की कोशिश करेगा उसकी मेरे पति अच्छी तरह खबर लेंगे, गुप्त रूप से हत्या तक कर देंगे। द्रौपदी के सतीत्व, शील, स्वभाव और तेज को देखकर सबने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया था, किंतु धूर्त कीचक को तो गंधर्वों का भी डर न था। वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कितनी ही बार उसने द्रौपदी से छेड़छाड़ की। जब किसी तरह काम बनता न दिखा तो उसने अपनी बहन रानी सुदेशना का सहारा लिया। वह गिड़गिड़ाकर बोला, बहन, जब से मेरी नज़र तुम्हारी, इनको चैन है न रात को नींद। मुझ पर दया करके किसी न किसी उपाय से तुम उसे मेरी इच्छा के अनुकूल बना दो तो बड़ा उपकार हो। सुदेशना ने बहुत समझाया, पर कीचक अपने हट से न टला। अंत में विवश होकर सुदेशना ने अनमने मन से कीचक की सहायता करना स्वीकार कर लिया। भाई और बहन दोनों ने मिलकर द्रौपदी को फंसाने का कुचक्र रच लिया। इस कुमंत्रणा के अनुसार एक रात कीचक के भवन में बड़े भोज का आयोजन किया गया और मदिरा तैयार की गई। रानी सुदेशना ने द्रौपदी को एक सुंदर सोने का कलश देते हुए कहा, भैया के यहाँ बहुत अच्छी किस्म की मदिरा तैयार की गई है, वहाँ जाओ और कलश भर कर ले आओ। सुनकर द्रौपदी का कलेजा धड़क उठा। बोली, अंधेरी रात में मैं कीचक के यहाँ अकेली कैसे जाऊं? महारानी, मुझे डर लगता है। आपकी कितनी ही और दासियां हैं, उनमें से किसी को भेज दीजिए। इस तरह द्रौपदी ने बड़ी मन्नतें की, किंतु सुदेशना न मानी। क्रोध करती हुई बोली, तुम्ही को जाना पड़ेगा, यही मेरी आज्ञा है और किसी को नहीं भेजा जा सकता। जाओ। विवश होकर द्रौपदी को जाना पड़ा। कीचक ने वैसा ही व्यवहार किया जिसका द्रौपदी को डर था। कामांध कीचक ने द्रौपदी को छेड़ा, उससे आग्रह किया, मिन्नतें की और बहुत तंग भी किया, पर द्रौपदी ने कीचक की प्रार्थना को ठुकरा दिया और बोली, सेनापति, आप राजकुल के हैं और मैं एक नीच नौकरानी, फिर आप मुझे कैसे चाहने लगे? यह अधर्म करने पर पराई ब्याहता स्त्री हूँ, इस कारण आपसे प्रार्थना है कि सावधान ही रहें। यदि आपने मेरा स्पर्श भी किया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। ध्यान रहे, मेरा रक्षक गंधर्व हैं, वे क्रोध में आ गए तो आपके प्राण ही ले छोड़ेंगे। अनुनय विनय और आग्रह से काम न बनते देख दुष्ट कीचक ने बलपूर्वक अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए और द्रौपदी का हाथ पकड़कर खींचा। द्रौपदी ने मधु कलश वहीं पटक दिया और झटका मारकर कीचक से हाथ छुड़ा लिया और राजसभा की ओर भागने लगी। गुस्से से भरा कीचक भी उसके पीछे भागा। द्रौपदी हरिणी की तरह भय विह्वल होकर राजा की दुहाई मचाती राजसभा में पहुंची। इतने में कीचक भी अपनी शक्ति और पद के मद में अंधा होकर भरी सभा में उसने द्रौपदी को ठोकर मारकर गिरा दिया और अपशब्द भी कहे। सारे सभासद देखते रह गए। किसी की हिम्मत न पड़ी कि इस अन्याय का विरोध करे। मत्स्य देश के राजा तक को जिसने अपनी मुट्ठी में कर लिया था, ऐसे प्रभावशाली सेनापति के खिलाफ कुछ भी बोलने की किसी की हिम्मत न पड़ी। सबके सब मारे डर के चुप्पी साधे बैठे रहे। अपमानित द्रौपदी लज्जा और क्रोध के मारे आपे से बाहर हो गई। अपनी हीन और निस्सहाय अवस्था पर उसे बड़ा क्षोभ हुआ। उसका धीरज टूट गया। अपना परिचय संसार को मिल जाने से जो अनर्थ हो सकता था, उसकी भी परवाह न करके रातों रात वह गाया।
भीमसेन चौंक कर उठ बैठा। आंसू बहाती और सिसकती हुई द्रौपदी उससे बोली, भीम, मुझसे यह अपमान सहा नहीं जाता। नीच दुरात्मा कीचक का इसी घड़ी वध करना होगा। महारानी होकर मैं अगर विराट की रानियों के लिए चंदन घिसने वाली दासी बनी तो वह तुम्ही लोगों की प्रतिज्ञा बनाए रखने के लिए, तुम लोगों की खातिर ऐसे लोगों की सेवा चाकरी कर रही हूँ जो किसी भी प्रकार आदर के योग्य नहीं हैं। मैं हमेशा निर्भय रही हूँ, यहाँ तक कि स्वयं कुंती देवी और तुमसे भी मैं कभी नहीं डरी। किंतु आज यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि रनिवास में हर घड़ी कांपती हुई सबकी सेवा टहल करनी पड़ रही है। मेरे इन हाथों को तो देखो, कहकर द्रौपदी ने भीमसेन ने देखा कि चंदन घिसने के कारण द्रौपदी के कोमल हाथों में छाले पड़े हुए हैं। आतुर होकर उसने द्रौपदी के हाथों को अपने मुख पर रखकर प्रेम से दबा दिया। भीमसेन ने द्रौपदी के आंसू पोंछे और जोश में आकर बोला, कल्याणी, अब मैं न तो युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करूंगा, न अर्जुन की सलाह पर ही ध्यान दूंगा। जो तुम कहोगी वही करूंगा। इसी घड़ी जाकर कीचक और सारे भाई बंधुओं का काम तमाम किए देता हूं। कहकर भीम फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। भीम को इस प्रकार एकदम उठते देखकर द्रौपदी संभल गई। उसने भीमसेन को सचेत करते हुए कहा कि उतावली में कोई काम करना ठीक नहीं है। तब कुछ देर तक दोनों सोचते रहे और अंत में यह निश्चय किया कि कीचक को धोखे से राजा की नृत्यशाला के किसी एकांत स्थान में रात को अकेले बुला लिया जाए और वहीं उसका काम तमाम किया जाए। अगले दिन सुबह जबकि कीचक ने द्रौपदी को देखा तो बोला, सैरंधी, तुम्हें कल मैंने सभा में ठोकर मारकर गिराया था। सभा के सब लोग देख रहे थे, किंतु किसी का साहस ना हुआ कि तुम्हें बचाने के लिए आगे बढ़े। सुनो, विराट मत्स्य देश का राजा है सही, पर है नाम मात्र का। असल में तो मैं ही यहाँ का सब कुछ हूँ। यदि मेरी इच्छा पूरी करोगी तो महारानी का सा पद और सुख भोगोगी और मैं तुम्हारा दास बना रहूंगा। मेरी बात मान लो। द्रौपदी ने कुछ ऐसा भाव जताया मानो कीचक की बात उसे स्वीकार है। वह बोला, जी हूँ, मेरी बात पर विश्वास करें, मैं सच कहती हूँ। यदि आप मुझे वचन दें कि मेरे आपके संबंध की बात किसी को मालूम ना होने देंगे तो मैं आपके अधीन होने को तैयार हूँ। मैं लोक निंदा से डरती हूँ और यह नहीं चाहती कि यह बात आपके साथी संबंधियों को मालूम हो। यह सुनकर कीचक मारे आनंद के नाच उठा और द्रौपदी जो भी कुछ कहे उसे मानने को तैयार हो गया। द्रौपदी बोली, नृत्यशाला में स्त्रियां दिन के समय नाच सीखती रहती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं। रात में वहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए आज रात को आप वहीं जाकर मुझसे मिलें। मैं वहीं किवाड़ खुले रखकर खड़ी रहूंगी और वहीं मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। कीचक के आनंद का ठिकाना ना रहा। रात हुई, कीचक खूब बन ठन कर निकला और दबे पांव नृत्यशाला की ओर बढ़ा। किवाड़ खुले थे। कीचक जल्दी से अंदर घुसा ताकि कोई देख न ले। नृत्यशाला में अंधेरा था। कीचक ने गौर से देखा तो पलंग पर कोई लेटा हुआ दिखाई दिया। अंधेरे में टटोलता हुआ दिखाई दिया। अंधेरे में टटोलता हुआ पलंग के पास पहुंचा। पलंग पर भीमसेन सफेद रेशम की साड़ी पहने लेटा हुआ था। कीचक ने उसे सैरंधी समझा और धीरे से उस पर हाथ फेरा। कीचक का हाथ फेरना था कि भीमसेन उस पर ऐसा झपटा कि जैसे हिरन पर शेर झपटता है। एक धक्के में भीम ने कीचक को गिरा दिया और अंधेरे में दोनों मल्लयुद्ध शुरू करने लगे। कीचक ने यही समझा कि सैरंध्री के गंधर्वों में
कीचक भी कुछ कम ताकतवर नहीं था। उन दिनों कुश्ती लड़ने में भीम, बलराम और कीचक तीनों को एक समान ही निपुणता और यश प्राप्त था। इसलिए दोनों में ऐसा मल्लयुद्ध होने लगा जैसे प्राचीन काल में बाली, अली और सुग्रीव में हुआ करता था। कीचक बली अवश्य था, पर कहाँ भीम और कहाँ कीचक। वह भीम के आगे ज़्यादा देर ठहर न सका। जरा देर में ही भीम ने कीचक की ऐसी गति बना दी कि उसका एक गोलाकार मांस पिंड सा बन गया। फिर द्रौपदी से विदा लेकर भीम रसोई घर में चला गया और नहा धोकर आराम से सो गया। इधर द्रौपदी ने नृत्यशाला के रखवालों को जगाया और बोली, कीचक हमेशा मुझे तंग किया करता था, आज भी वह तंग करने आया था। मालूम ही है कि मेरे पति गंधर्व हैं, उन्होंने क्रोध में आकर कीचक का वध कर दिया है। अधर्म के रास्ते चलने के कारण गंधर्वों के हाथ वह तुम्हारे सेनापति मरे पड़े हैं। रखवालों ने देखा कि वहां पर सेनापति कीचक नहीं बल्कि खून से लथपथ एक मांसपिंड पड़ा था। भीम और कीचक का वह मल्लयुद्ध केवल दो योद्धाओं की लड़ाई चलने के कारण गंधर्वों के हाथ वह तुम्हारे सेनापति मरे पड़े हैं। रखवालों ने देखा कि वहां पर सेनापति कीचक नहीं बल्कि खून से लथपथ एक मांसपिंड पड़ा था। भीम और कीचक का वह मल्लयुद्ध केवल दो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक था। भीम ने कीचक को मारकर न केवल द्रौपदी की रक्षा की बल्कि दुर्योधन के उस घमंड को भी चुनौती दी जो समझता था कि पांडव अब शक्तिहीन हो चुके हैं। कीचक का अंत इतनी चतुराई से किया गया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि उसे मारने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं महाबली भीम थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, न्याय के हाथों उसका अंत निश्चित है।